नमस्कार, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं द लोकनीति। मध्य प्रदेश में सियासी संकट के बीच आज का जो प्रकरण था सुबह का बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अब राजनीतिक दांवपेच समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ से राजनीति के साथ जो एक नया और दिलचस्प दांवपेच देखने को मिलेगा वो रहेगा संवैधानिक प्रक्रियाओं का दांवपेच या कानूनी दांवपेच। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार पे जो संकट छाए हुए थे उसको लेकर के राज्यपाल की भूमिका अलग हो गई है। हुआ क्या, इतिहास क्या है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इससे पहले भी 60 के दशक में जब विजयाराजे सिंधिया ने सरकार गिराने की कोशिश की, उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिताजी ने भी एक बार सरकार गिराने की कोशिश की। दोनों बार कांग्रेस की सरकार बच गई, लेकिन क्या तीसरी बार जब सिंधिया परिवार से ही एक बागी बाहर निकल करके जा करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है, तो क्या तीसरी बार इतिहास अपने आप को दोहराएगा या इतिहास इस बार नए रूप में बनेगा? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। 3 और 4 मार्च मध्य रात्रि से जो सियासी ड्रामा शुरू हुआ, वो ड्रामा का पटाक्षेप अभी तक नहीं हो पाया है। हुआ क्या कि 17 विधायकों के अलावा 6 मंत्री जो कि सिंधिया समर्थक माने जाते हैं, बेंगलोर के एक रिजॉर्ट में जाकर रुक जाते हैं। और बेंगलोर जहां कर्नाटका है, जिसकी राजधानी कर्नाटका की राजधानी है, वहां पर भाजपा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अचानक से जब ये बात पब्लिक डोमेन में आती है तो सियासी हड़कंप मच जाता है। मीडिया भी सक्रिय हो जाती है। न केवल मीडिया बल्कि कांग्रेस की सरकार, सूबे की कांग्रेस सरकार, कमलनाथ सरकार भी सक्रिय हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी उसी दिन से फ्रंट फुट पे आके बैटिंग करने लगती है। उसका कहना होता है, और जो आज तक वो कह रही है, कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार अब बहुमत में नहीं है। लेकिन कमलनाथ सरकार के तमाम मंत्री, कांग्रेस के हर छोटा बड़ा नेता इस बात को बार बार दोहराता रहा कि नहीं, हम बहुमत में हैं और जब फ्लोर टेस्ट करने की बारी आएगी हम अपना मैजिकल नंबर सिद्ध करेंगे। आज वो दिन आया। आज वो दिन इसलिए आया क्योंकि आज थी 16 मार्च। आज से विधानसभा की यानी सदन की कार्यवाही शुरू होनी थी। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ये सवाल उठने लग गए कि राज्यपाल का अभिभाषण कैसे हो सकता है जबकि सरकार बहुमत खो चुकी है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा कि मुझे प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि आप बहुमत खो चुके हैं। राज्यपाल ने कहा कि ऐसी स्थिति में हम अभिभाषण कैसे दे सकते हैं जब आपकी सरकार यानी हमारी सरकार ने बहुमत खो दिया है। सबसे पहले आपको एक राजनीतिक दल के तौर पे, मुख्य सत्ताधारी राजनीतिक दल के तौर पे सदन में बहुमत साबित करना पड़ेगा। वहां से शुरू हुआ पहली प्रक्रिया, यानी कि कानूनी दांवपेच का ट्रेलर। कमलनाथ ने एक और चिट्ठी लिखी। इस बार चिट्ठी कमलनाथ ने राज्यपाल को लिखी। इससे पहले उन्होंने गृह मंत्री को चिट्ठी लिख दिए थे। वो चिट्ठी जो थी इसके संदर्भ में थी कि जो विधायक हैं वो उनको फ्री कर दिया जाए, उनको स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाए उनके निर्णय लेने के लिए, जो कि बेंगलोर के किसी रिजॉर्ट में रुके हुए हैं। लेकिन ये वाली चिट्ठी जो कमलनाथ ने लिखी ये राज्यपाल को लिखी। उसमें उन्होंने मुख्य रूप से 2 बातें लिखी। एक तो एक बात लिखी शिकायत करते हुए कि आपने विधायकों के संदर्भ में हमारी चिट्ठी पे अभी तक अमल नहीं किया। इस भाषा में नहीं थी लेकिन मतलब यही था। दूसरा जो पॉइंट कमलनाथ ने राज्यपाल को अवगत कराया वो ये था कि आपका अधिकार क्षेत्र ये नहीं है कि आप ये तय करें कि सदन में क्या होगा। सदन का बिजनेस, सदन में क्या होगा, सदन की कार्यवाही के प्रारूप तय करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार जो तय करती है स्पीकर उसका संचालन करता है और राज्यपाल को भी वही फॉलो करना चाहिए। ये कमलनाथ ने राज्यपाल को लिखे। राज्यपाल को आना पड़ा मजबूरन। आज सुबह सदन में 11 बजे के आसपास राज्यपाल आते हैं। स्वास्थ्य अच्छा नहीं था इसलिए पूरा अभिभाषण नहीं होता है। शुरुआत की कुछ लाइनें बोलते हैं और अंत की कुछ लाइनें बोलते हैं। उसके बाद वो शुभकामनाएं देते हैं सदन के तमाम सदस्यों को। इसके अतिरिक्त वो कहते हैं कि लोकतंत्र की मर्यादा बनी रहनी चाहिए, गरिमा बनी रहनी चाहिए। इसके बाद वो सदन से चले जाते हैं। लेकिन सदन जब शुरू होता है तो भारी हंगामा देखने को मिलता है। कांग्रेस के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के विधायक दोनों आपस में नारेबाजी करते हैं। एक दल की मांग होती है कि विधायक छोड़े जाएं और दूसरे दल की मांग होती है कि आपकी सरकार अब अल्पमत में है, आप
आप गद्दी खाली करिए। इस पूरे हंगामे के बीच जो स्पीकर हैं एनपी प्रजापति वो कहते हैं कि कोरोना वायरस के चलते, जो कि एक इमरजेंसी मेजर है, उसके तहत हम विधानसभा की कार्यवाही को आगामी 26 मार्च तक के लिए स्थगित कर रहे हैं। और जैसे ही ये बात स्पीकर बोलते हैं, अभी जो गेंद थी स्पीकर के पाले से निकल करके राज्यपाल के पाले में चली जाती है। अब गेंद है राज्यपाल के हाथ में। राज्यपाल क्या कर सकते हैं? यहाँ से राज्यपाल दो चीजें कर सकते हैं। एक तो अपनी रिपोर्ट में वो केंद्र को ये सूचित कर सकते हैं कि प्रथम दृष्टया मुझे ये लगता है कि यहाँ की सरकार अल्पमत में है, यानी बहुमत खो चुकी है, इसलिए यहाँ पर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश यानी मेरे शासन की सिफारिश करता हूँ, क्योंकि राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है राज्यपाल किसी भी राज्य में। पहला पॉइंट। और इस पे विचार करने का जो अधिकार है वो केंद्र के मंत्रिपरिषद के पास है। अब केंद्र का मंत्रिपरिषद अगर ये डिसीजन ले लेता है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ की जो मौजूदा सरकार है वो अल्पमत में है, बहुमत खो चुकी है, तो वहां से राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। अब ये रणनीति है या क्या है? क्या कमलनाथ सरकार चाहती है कि वो फ्लोर से बर्खास्त होने के बजाय डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति शासन की भोगी हो जाए या भुक्त भोगी हो जाए? क्योंकि अगर डायरेक्ट राज्यपाल शासन लगाया जाता है या राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो कमलनाथ सरकार के पास जो हमारा अपना विश्लेषण है, लोगों से बात करके जो निकल के आया है, उसमें यह है कि कमलनाथ की सरकार के पास उस स्थिति में कम से कम ये सिंपैथी रहेगी जनता के बीच में कि उनकी सरकार को केंद्र ने डिसमिस कर दिया या उनकी सरकार को केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने गिरा दिया और राष्ट्रपति शासन लगा दिया। दूसरा विकल्प कि कमलनाथ सरकार अवधि चाहती है, समय चाहती है, करीब 10 दिन में वो डैमेज कंट्रोल करके सदन के पटल पर बहुमत साबित करना चाहती है। अगर वैसी परिस्थिति बनती है और कमलनाथ सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाएगी तो ऐसी स्थिति में चूंकि अब बहुमत का आंकड़ा भी थोड़ा छोटा हो गया है, 6 विधायकों के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया गया है जो मंत्री भी थे, ऐसी स्थिति में जब बहुमत साबित करना होगा और जो आंकड़े बता रहे हैं, जो निर्दलीय विधायक हैं, जो अन्य पार्टी के विधायक हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों या बहुजन समाज पार्टी के हों, वो है कमलनाथ के कमलनाथ के पक्ष में। तो कुल मिलाकर के अभी तक के जो आंकड़े हैं उसमें कमलनाथ के पास 100 से 2 कम यानी कि 98 विधायक बन रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास 105 विधायक हैं, यानी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी। चूंकि बहुमत का आंकड़ा छोटा हो गया है इसलिए बड़ा आसान होगा भारतीय जनता पार्टी के पास फ्लोर टेस्ट के बाद बड़ी पार्टी होने के नाते राज्यपाल को यह प्रपोज करने का कि हम सरकार बनाने के लिए बहुमत साबित करेंगे और फिर भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, वो सरकार बना लेगी। और ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल होगी। पूरी तरह से जो जद्दोजहद चल रही थी कई दिनों से, जो विधायकों का आना जाना, उनको रिजोर्ट बाजी जो चल रही है, उस पर पानी फिर जाएगा और कांग्रेस सरकार बहुमत के कमी के कारण सदन के पटल पर धड़ल्ले से गिर जाएगी। तो मुझे जो लगता है लोकनीति ने चूंकि आपको पूरा ये कवरेज ग्राउंड से दिखाया है, आप लोगों ने सबने देखा कि एक मिनट की चप्पे चप्पे की जानकारी आप तक पहुंच रही थी, 3 रिपोर्टर्स की टीम आपको एक मिनट की जानकारी दे रही थी। तो तमाम विशेषज्ञों से बात करने के बाद लोकनीति को ये लगता है कि कांग्रेस अब ये चाहती है कि हमको या तो आप अवधि दो या तो हमारी सरकार को राष्ट्रपति शासन के तहत गिरा दो। दोनों परिस्थिति में कांग्रेस के लिए बेहतर विकल्प रहेगा, क्योंकि अवधि रहेगी तो डैमेज कंट्रोल का मौका रहेगा और राष्ट्रपति शासन लगेगा तो एक सिंपैथी रहेगी। सिंपैथी रहेगी तो क्या होगा? सरकार कैसे बचेगी? अल्टीमेटली तो सरकार जा ही रही है, लेकिन नहीं, ऐसे में अगर कांग्रेस अपने अन्य विधायकों को इस्तीफा लेने में या दिलवाने में सफल रहती है तो मध्य प्रदेश में 50% से ज्यादा सीटें खाली हो जाएंगी, जिसपे कोई प्रतिनिधित्व करने वाला विधायक नहीं रहेगा और ऐसे में विधायिका जो है वो संकुचित मानी जाएगी। और ऐसी परिस्थिति में हमने कई बार देखा है कि मिड टर्म इलेक्शन होते हैं तो मध्य प्रदेश एक नए चुनाव के मुहाने पे खड़ा है। ये कहना अतिशयोक्ति अभी फिलहाल की स्थिति में नहीं लगती। और अगर राष्ट्रपति शासन के बाद मिड टर्म इलेक्शन होते हैं तो कमलनाथ सरकार के पास सिंपैथी का एक फैक्टर रहेगा। इसी तरह के तमाम विश्लेषण के लिए बने रहिए द लोकनीति के साथ। आप देख रहे थे द लोकनीति। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। धन्यवाद।